ये निजता का प्रश्न है, किसी की डॉक्टर और उसके पेशेंट का जो संबंध है, ये पारस्परिक संबंध है और ये इनकी निजता भंग नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं, वो जानकारी उपलब्ध चाहते हैं कि हमको जानकारी मिले, तो विधिक प्रतिनिधि जो मृत व्यक्ति है उसके संबंध का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी जानकारी संबंधित डॉक्टर से या कि संबंधित हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह माइनर बच्चे के केस में उसका पिता आवेदन लगा सकता है कि मेरे बच्चे के संबंध में जो रिकॉर्ड्स हैं हॉस्पिटल में या कि संबंधित डॉक्टर के पास उपलब्ध हैं, वो मुझको उपलब्ध कराए जाएँ। डॉक्टर की राय भी आरटीआई एक्ट के दायरे में आती है, वो भी आपको देनी पड़ेगी, ऐसा एक्ट में प्रोविजन है। बस बिल्कुल मैं सर, यही वो माइनर्स के केस में तो लीगल गार्जियन ही उसका वो होता है, लीगल गार्जियन जो भी होगा वो रियल फादर मदर है तो डेफिनेटली नेचुरल गार्जियंस हो जाते हैं, तो उस केस में तो हो ही जाता है। मानसिक बीमारियों के संबंध में भी मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं और उनकी वाइफ का, अगर कई बार लोग बोलते हैं कि वाइफ को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए या वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को दे देनी चाहिए, बट मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा है कि उनके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और ऐसे केसेस में गार्जियनशिप चली जाती है कोर्ट के पास। तो कई बार अगर पेशेंट कई बार इतना मेंटली अनसाउंड है, काफी लंबे टाइम से अनसाउंडनेस चली जा रही है और अगर वो बीमारी के पहले किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया है उसने, और ऐसे केसेस में फिर कई बार इश्यूज होते हैं, वाइफ बोलती है कि हमको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसके बिहाफ में वो उनको अनसाउंड डिक्लेयर चीजें हैं कल बात अच्छा डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी, जैसे आप देखें कि कोरोना में काफी लोग पेशेंट्स जो है एडमिट हुए, अब उसमें जो खासतौर से गांव के और गरीब पेशेंट्स थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स की जब बात आती थी, जो इवन जो गवर्नमेंट सेंटर में भी ऑफर की जाती थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना के लिए, तो वो तो उनको अपनी जेब से देना पड़ता था लाइफ सेविंग। में अभी दो चीजें थी, कुछ पहले तो ड्रग्स को लेके ये था कि कौन सी ड्रग इफेक्टिव है कौन सी इफेक्टिव नहीं है, और ये नई बीमारी थी तो बहुत कुछ डाटा अपने पास था नहीं, एविडेंस था नहीं कि कौन सी इफेक्टिव है। अभी बीच में एक अमेरिकन ड्रग रेमडेसिविर अप्रूव हो गई, रेमडेसिविर अप्रूव हुई कि ये इफेक्टिव है कोरोना में, लेकिन आपके इंडिया की आईसीएमआर ने बोला कि इसके डाटा अभी इतने प्रॉमिसिंग नहीं है कि अपन एज एविडेंस मान लें और रेमडेसिविर सभी को दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने उस केस में विड्रॉ कर लिया कि रेमडेसिविर का एविडेंस नहीं है, इसलिए उसको यूज करने का खर्चा मैं नहीं दे सकती हूँ। बाकी जो भी नॉर्मली ड्रग्स यूज हो रही थी, ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो सब चीजें तो वो तो वो गवर्नमेंट की तरफ। ऑक्सीजन था, लेकिन इसके अलावा जैसे या रेमडेसिविर नहीं हुआ तो या उसके अलावा उसके अलावा कोई दूसरा ड्रग अप्रूव हुआ था क्या? सर अभी तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और आईसीएमआर अपन बात करें, पहले के टाइम पे क्या था कि अपन के यहाँ कुछ इतनी अच्छी एजेंसीज नहीं थी, तो जो यूएस में अप्रूव हुआ तो उसको हम प्रिज्यूम कर लेते थे कि यार ये चीजें इफेक्टिव, बट अभी इंडिया में आईसीएमआर काफी एक्टिव रोल उसका सामने उभर के आया। आपने कोरोना के टाइम पे देखा हो कौन सी ड्रग अप्रूव है कौन सी, तो आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी की। अब आईसीएमआर की गाइडलाइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज सच अडॉप्ट करके और पूरा आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब में वही सर्कुलेट किया। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि रेमडेसिविर का कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो इफेक्टिव है। और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट, हम एज अ डॉक्टर हमने क्या किया, हमने अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने पेशेंट को ऑप्शन दे दिया उस हैं तो शायद अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो आप अपना इलाज नहीं करवा पाए और आप इसमें सर